नमस्कार सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो एक नई पर्सनालिटी, एक नए अस्तित्व के साथ और एक खास मुलाकात में। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे स्टूडियो में अपने शुभ चरण डाले और अपना इतना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। सबसे पहले अपने बारे में बता दीजिए, जो लोग आपको सुन रहे हैं, वैसे तो आपको परिचय देने की जरूरत नहीं, बट फिर भी जो नए लोग आपको सुन रहे हैं उनको अपने बारे में बता दीजिए। नमस्कार, मैं गौतम सिसोदिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष हूँ जड़ोदा मंडल, भारतीय जनता पार्टी से। साथियों, आज आया हूँ मैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल की ओनर है हमारी बहन क्या नाम हिमानी जी। तो मैं इनको सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने जब ये खोला अपना ऑफिस तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भैया उद्घाटन है इसका और आपने आना है। समय का अभाव रहा कि नहीं आ पाए, तो उसके लिए मैं अपनी छोटी बहन से पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ और उसके बाद उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप दिन पे दिन प्रगति करें और ये आपका चैनल जितना हो दिन पे दिन बड़ा होता जाए। भाई वैसे तो बहुत सारे तमाम सवाल हैं हमारे पास, आज पूरा पटोरा है हमारे पास आपके लिए, लेकिन सवालों की चर्चा आगे करेंगे। पर जो लोग से देख रहे हैं, क्षेत्रवासी, देशवासी, उनको एज अध्यक्ष, युवा मोर्चा अध्यक्ष होने के नाते आप अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की ओर से मकर संक्रांति और 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं दे दीजिए। मैं सभी अपने जड़ोदा वासियों को, अपने बुराड़ी विधानसभा के लोगों को और अपने सभी देशवासियों को मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। और साथियों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट सबसे पहले करना चाहता हूं कि कोरोना जो है वो दोबारा से आया है और बढ़ रहा है। आप लोग प्रॉपर मास्क लगाएं और अपने आप को भी और अपनी फैमिली को सुरक्षित रखते हुए भीड़ का हिस्सा ना बने। साथ में आप ये भी कह दीजिए, आप भी मास्क में थे बट अभी इंटरव्यू दे रहे हैं तो मास्क नहीं है। इंटरव्यू के लिए तो मास्क हटाना पड़ता है। 2 ही लोग हैं और दोनों हम कोरोना टेस्ट करा भी चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो डिस्पेंसरी में हूँ तो मुझे, और हमने 2 गज की दूरी भी करी हुई है जो कि मोदी जी की योजना है। अब बात करते हैं सवालों से। पहले बात करेंगे आप ही के वोट जड़ोदा, जिसकी निगम पार्षदा है रेखा सिन्हा जी और जिसके एमएलए साहब जो है, जो बहुत चर्चित है, संजीव झा जी। गौतम जी, आज जब हम सर्वे कर रहे थे, सुबह हमने 12 बजे सर्वे किया था, तो लोगों ने एक बहुत बड़ी परेशानी बताई थी कि जिस तरीके से देश में महामारी है, कोरोना काल, जिस तरीके से तीसरी लहर, जो कि देशवासियों के लिए 5वीं और दिल्ली वालों के लिए तीसरी, अगर किताबी कहते हैं और गोदी मीडिया कहती है तो मैं उन्हीं के हिसाब से कहूंगी। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ वन ऑफ द बेस्ट जो यूथ के लिए लड़ते हैं वो गौतम जी हैं, बाकी ढेरों ढेर कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, किसी ने देखा नहीं, सैनिटाइज नहीं करवाया। और उनका एक ये है कि एज ए एमएलए होने के नाते वो क्यों नहीं ध्यान में दे रहे एरिया की सारी जितनी भी चीजें हैं या सैनिटाइज। अभी एक ने कॉल किया कि हम कोरोना हो गए तो हमें सैनिटाइज करवाना है, तो उन्होंने सैनिटाइज भी नहीं करवाया। तो इस पूरे मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, लगभग 1.5 साल मुझे युवा मोर्चा अध्यक्ष बने हो गया है। मेरी भारतीय जनता पार्टी, जिसके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हमने सिर्फ एक चीज़ सीखी है और हमें सिखाई भी गई। मुझे इस पार्टी में आने का मेरा एक सबसे बड़ा रीज़न यही रहा कि यहाँ पर सेवा ही संगठन, ये कह के लोगों को समझाया जाता है। किसी लालच के लिए कोई यहाँ पर पद नहीं मिलता है, ना दिया जाता है और ना ही कोई लालच के लिए लेता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, अगर मैं आपको बताऊं, लगभग 3 साल हो गए हैं ये कोरोना काल आते हुए। पहली वेव आपने देखी, दूसरी वेव भी आपने देखी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता सड़कों पर था, घरों पर था। मैं अगर अपनी खुद बताऊं तो जिन लोगों को कोविड हुआ था उनके घर पे जाके दवाइयां कुछों को अपने पैसों से भी मुहैया कराई और कुछों को जैसे भी हो सकता था उनको मुहैया कराई। राशन उनको मुहैया कराने की कोशिश की और हमने भरपूर उनका साथ वहां पर दिया और उन लोगों का हौसला बढ़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने की। अगर मैं बता दूं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में भी और नेताओं के बारे में भी, ये लोग आप देख सकते हैं, जैसे ही महामारी आई ये लोग अपने घरों में घुस गए। इन लोगों का फर्ज बनता था, विधायक संजीव झा जी हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी बनती थी कि अपने बुराड़ी क्षेत्र को वो देखें। पूरे कोरोना काल में पहली वेव हमने देखी, दूसरी वेव हमने देखी। मैं जड़ोदा का मूल निवासी भी हूं, उस हैसियत से भी मैं ये बात कहता हूं कि मैंने कभी बुराड़ी विधानसभा के एक भी कार्यकर्ता को, आम आदमी पार्टी के और विधायक को, किसी भी आदमी के लिए
घूमते हुए परेशान होते हुए नहीं देखा। उल्टा मैंने ये देखा जो राशन आदरणीय मोदी जी ने जनता को भिजवाया था कोरोना काल में कि उनको सुविधा मिल सके, उसको भी इनके कार्यकर्ताओं ने अपने घरों में भरा और लगभग 2-2 साल तक उस राशन को इन्होंने यूज किया है। समय आने पर उसका प्रमाण भी दिया जाएगा, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं एक नीचता वाली बात है और शर्म वाली बात है। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी महामारी में कि आप जैसे ही महामारी खत्म होती है, जैसे ही थोड़ा सा कम होता है कोरोना, आप लोग प्रचार प्रसार में जुट जाते हैं, होर्डिंग पोस्टर लगा देते हैं। आप लोगों ने क्या किया कोरोना के लिए? मैं आपसे सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछना भी चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं कि थोड़ी सी शर्म किया करो और ये महामारी है, इस महामारी में इंसानियत मत खोया करो। सर, अब जब आपने इंसानियत खोने की बात कर ही दी तो एज अ भाजपा का नेता होने के नाते मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगी। जब भी अभी चक्का जाम हो रहा था जी, तो उसके 1 घंटे के बाद यानी कि 4 जनवरी को उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मैं कोविड पॉजिटिव हो चुका जी। अभी आपने बोला कि घर में कैद हो जाते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, तो जो हमारे सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी हैं उन्होंने अपने आप को कैद कर लिया जी। उसके बाद वो 9 जनवरी को आते हैं, सिर्फ 3 दिन के बाद, और एएनआई जो एक न्यूज संस्था है उस पर आके बोलते हैं अब हम यूपी के लिए तैयार हैं, मैं आप लोगों के आशीर्वाद से नेगेटिव हो चुका हूँ। ऐसी कौन सी दवा है जो 3 दिन में वो ठीक कर देती है? मैं आपकी बात का जवाब वहीं से देता हूं। देखिए, चक्का जाम भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी जिला ने किया और हमारे जिला के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मोहन गोयल जी के नेतृत्व में किया। हमारा ये जो अपना सिग्नेचर ब्रिज पड़ता है, हम सभी लोग इस पे बैठे थे। सीधा सीधा एक एक कार्यकर्ता को कहा गया था आपने मास्क लगाना है, प्रॉपर डबल मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है। देखिए, हमारी कोई इच्छा नहीं थी कि हम लोग जो है रोडों पे बैठे इस महामारी के अंदर, लेकिन आप स्वयं जानते हैं कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनकी दवाइयां तुरंत ना खाई जाए तो वो नासूर बन जाती हैं। और केजरीवाल महोदय जो दिल्ली के अंदर ठेके लेके आए हैं, वो ठेकों को मतलब कहीं ना कहीं युवाओं को और महिलाओं को परेशान करने की कोशिश है और दिल्ली को नशे में झोंकने की कोशिश है। वहां से हम एक मैसेज ये देने की कोशिश भी की हमने और दिया कि कोरोना काल सॉरी है, लेकिन उसके बावजूद हम आपको ये चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको दिल्ली के साथ नाइंसाफी नहीं करने देगी। पानी लेके। और हिमानी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए अभी आपने कहा कि हमारे जो सांसद हैं उनको भी कोविड हुआ। देखो, किसी को भी हो सकता है, ये महामारी है, कोई ये नहीं है कि सिर्फ नेताओं को होगा, कार्यकर्ताओं को नहीं होगा, कार्यकर्ताओं को होगा, आम जनता का नहीं होगा, ये किसी को भी हो सकता है। हमारे सांसद जी दिन रात जो है लगे रहते हैं लोगों की सेवा में। ठीक है, उस दिन माहौल ऐसा था, मजबूरियां थी कि हमें वो भीड़ इकट्ठी करनी पड़ी और हमने जो है रास्तों को रोका और एक मैसेज देने की कोशिश की कि हम जनता को ऐसे मरने नहीं देंगे। उसमें हुआ यही कि बाद में देखो, भारतीय जनता पार्टी की यही चीजें अच्छी लगती हैं। वो ये कहते हैं कि आप बिल्कुल कीजिए, आप राजनीति कीजिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। तो उन्होंने अपना कोविड टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव आए, तो उन्होंने बताया और उनकी जो भी मेरे टच में आए हैं वो सभी लोग क्वारंटाइन हो और मैं भी अपने घर में हूं और आप लोग भी अपने आप को सेफ रखें, स्वस्थ रखें। बताना चाहूं मैं केजरीवाल जी के बारे में, तो केजरीवाल जी भी पॉजिटिव हुए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकते हैं, लेकिन इनका ड्रामा जो है ना, आप ये देख सकते हैं, फर्स्ट वेव आई, जैसे ही वेव आई इनको चिंता करनी चाहिए थी दिल्ली की जनता की। इन्होंने सबसे पहले हाथ खड़े करके कहा जी मैं तो पॉजिटिव हो गया हूं। ठीक है, आप पॉजिटिव हो गए, हो सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पॉजिटिव होने के बाद इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दोगे। सेकंड वेव में आपने ये किया, सेकंड वेव में आपकी घिनौनी हरकत ये रही कि आपने ऑक्सीजन को लेके हाथ खड़े कर दिए एकदम से आके और लोगों को डराया। और मुझे ऐसा लगता है केजरीवाल जी कि आज भी वो ऑक्सीजन प्लांट जो भारतीय जनता पार्टी ने आपको पैसा दिया था लगाने के लिए, वो प्लांट आपने आज तक भी नहीं लगाए हैं, क्योंकि आपको दिल्ली की जनता की कोई परवाह नहीं है। आप इतने लापरवाह हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी नजर आती है। आप दिल्ली को आज भी गर्त में छोड़ के पंजाब इलेक्शन के मजे ले रहे हैं। लेकिन अगर वही मैं बात करूं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता ही हैं जो कोविड फैला रहे हैं, क्योंकि ना ये चक्का जाम करते, ना इतनी पब्लिक इकट्ठी होती और ना ही लोग पॉजिटिव होते। बिल्कुल, आप ये देख तो सकते हैं कि देखो, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेंटलिटी बिल्कुल ना ऐसी है जैसे वो बावले लोग होते हैं ना, कि कुछ भी दिमाग में आया, मुंह में आया तो कह दिया। हम अपने घरों से अपनी जेबों में डाल के तो कोविड नहीं लेके गए थे ना,
कोविड तो अगर किसी भाजपा कार्यकर्ता को हुआ भी है तो इसका मतलब वो दिल्ली में था ना, और अगर वो दिल्ली में था तो किसकी बदौलत था? आप जब ये कोविड अभी शांत था उस टाइम जो दिल्ली की सरकार है वो क्या कर रही थी? आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता उस टाइम क्या कर रहा था? उस टाइम आप लोगों की जिम्मेदारियां क्या बनती थी? ये दोबारा अगर आया है तो क्यों आया? इस बात का जवाब पहले आप हमें दीजिए, उसके बाद हम पे आरोप आप लगा सकते हैं। अभी बात करेंगे कोविड काल की आपके इलाके में, है ना। अभी संजीव झा ने कोरोना से भयमुक्त बचने के लिए उन्होंने क्या किया ना, कैंप लगाने शुरू कर दिए थोड़े थोड़े। अभी वो एक नई रणनीति आई है, वो कहते हैं कि मैं जिसके घर में भी कोई भी प्रॉब्लम है मैं निःशुल्क उसको राशन दूंगा। लेकिन अगर हम वही बात करें तो दिल्ली सरकार और वो क्या कहते हैं मोदी सरकार तो पहले से ही राशन दे रही है, तो ये राशन किस चीज का दे रही है? हमने बताया ना हुआ क्या। देखो, दिल्ली सरकार की भी मैं बता दूं, हमारे विधायक संजीव झा जी की भी मैं बता दूं, जो राशन लोगों को मिला वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया। इन्होंने उस पर अपना ठप्पा लगा के अपना नाम करके इन्होंने लोगों को दिया। लोगों को क्या दिया? मतलब अपने कार्यकर्ताओं को दिया। लोगों की चिंता, जिनके पास राशन कार्ड थे, देखो आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली के अंदर जब से केजरीवाल सरकार बनी है लोगों के नए राशन कार्ड नहीं बनाए गए हैं। हमारी बुराड़ी विधानसभा के अंदर, जड़ोदा के अंदर ये लोग हैं जो पेंडिंग की पर्ची ले पिछले 7 साल से घूम रहे हैं, उनके राशन कार्ड नहीं बने हैं। इनके कार्यकर्ता आज अप्लाई कर दें, कल उनका राशन कार्ड बन जाता है। ठीक है, तो जब उनके पास राशन कार्ड नहीं होगा तो उनको राशन कैसे मिलेगा? तो जो राशन मोदी जी द्वारा दिया गया वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर पर गया और उन्हीं के घर भरा गया। जरूरतमंदों को इन्होंने एक अनाज की फूटी कोड़ी भी नहीं दी। अब बात करेंगे पर्ची। अब आपने पर्ची का जब जिक्र कर ही दिया तो आजकल एक बहुत ट्रेंड चल रहा है, 8888 वाले जो नंबर है आम आदमी पार्टी का, उस पर मिस्ड कॉल करो तो मेंबर बनाए जाते हैं। जबरदस्ती लोगों का फोन ले रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और अपने साथ जोड़ रहे हैं, सदस्य जिसको बोल रहे हैं। इसका क्या मोटिव है? मोटिव कुछ नहीं है। देखिए, जो ये आम आदमी पार्टी है डरी हुई है, ये डरी हुई है। देखो, केजरीवाल जो इनका लीडर है, जो बहरूपिया है, जो गिरगिट है, होता क्या है ना, आदमी कैसा है वो, मतलब बाहर से वो कितना मजबूत दिखे, अंदर से वो कितना खोखला है, वो सबको पता होता है। उसको तो खास तौर से पता होता है मैं अंदर से कितना खोखला हूं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी इस देश की है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और निस्वार्थ है। कोई उनको लालच नहीं होता है, वो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कौन इलेक्शन लड़ेगा उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनका शीर्ष नेतृत्व जो उनको काम देगा वो उसको बखूबी निभाएंगे। केजरीवाल उनकी बराबरी करना चाहता है, वो ये चाहता है मैं भाजपा की बराबरी करूं, भाजपा से बड़ा बनूं। बड़ा बनने के लिए वो करते क्या है, ये स्लम एरियो में जाते हैं। स्लम एरियो में जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उन लोगों से मांगते हैं जी आप फोन दे दीजिए। वो कहते हैं जी क्या हुआ, कुछ आपको जो है ना, मतलब कुछ भी झूठ शूठ बोल देते हैं, आपको लेबर कार्ड बना देंगे, फलाना कर देंगे, ऐसा कुछ बहाना लगाते हैं और एक मिस कॉल चुपके से मार के और उनको दे देते हैं, वो कार्यकर्ता उनका बन गया। इनकी स्कीम ये है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी जब शामिल होता है उसको बकायदा अच्छे से पटका पहनाया जाता है, उसको बताया जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हो। अगर सदस्यता वाली बात करूं, मैं जब युवा मोर्चा अध्यक्ष बना 1.5 साल पहले, मैंने मात्र 28 लोगों की घोषणा की थी अपनी टीम की। जब मैंने घोषणा की उसके बाद आज लगभग 120 लोगों की टीम मेरे साथ है झड़ोदा वार्ड की। ठीक है, वो लोगों को मैं नहीं उठा के लेके आया, वो खुद जुड़े कि सर हमें जो है भारतीय जनता पार्टी अच्छी लगती है तो हमें जुड़ना है। ये तरीका होता है। सर, अब जब दो पार्टी की बात हो रही है, भाजपा और आप, क्योंकि इन दोनों की ही मेन जो है कि आपस में तालमेल नहीं जुड़ पा रहा, आजकल ना 2 गाने बहुत ट्विटर पे चल रहे हैं। पहले गाने की बात करूंगी, जो राम को लाएगा हम उनको लाएंगे, यूपी में एक बार फिर भगवा लहराएंगे। तो क्या आपको लगता है, अकॉर्डिंग टू यू एज अ भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते और युवा मोर्चा के आप अध्यक्ष हैं, तो क्या लगता है यूपी के अंदर भाजपा इन किन मुद्दों पे लड़ना चाह रही है और कितनी जीत के नजदीक है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यूपी के अंदर पूर्ण बहुमत यानी लगभग 350 पार से सरकार बनाने जा रही है। इस पूरे देश के अंदर देखिए, हमारे भी मुख्यमंत्री और भी हैं, लेकिन पूरे भारत के अंदर सबसे बढ़िया अगर कोई मुख्यमंत्री है, ये हमने नहीं माना है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, आम लोगों ने माना है। उन्होंने निस्वार्थ निष्पक्ष होके एक एक निवासी के लिए वहां पर काम किया है और योगी जी इतने संतुष्ट हैं अपने काम से कि उनको पता है कि मैंने काम किया है। आपने देखा होगा आज से पहले
कोई भी ऐसी सरकार यूपी के अंदर नहीं बनी, चाहे वो सपा की हो, चाहे वो कांग्रेस भी रही हो, मायावती की रही हो। आज सिर्फ एक योगी सरकार है जो अपने काम पर वोट मांग रही है और उसको पता है कि हम जो है अगर जीतेंगे तो अपने काम से जीतेंगे। पहले का, आज से 5 साल का यूपी और आज का यूपी आप उठा के देख लीजिए, आप कुछ नहीं करोगे। आप वहां पर रोडों पर निकल जाना, आप खुद कहोगे कि यूपी का विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और योगी वहां पर, योगी जी जो है हमारे, वो वहां पर सरकार बना रहे हैं और बड़े भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। अब दूसरा जो इसका गाना था, दूसरा गाना, पहले तो भाजपा का हो गया, दूसरा वादा तेरा वादा झूठा तेरा वादा, इसमें क्या है, आपके सारे कार्यकर्ता आ रहे हैं और वहीं कहीं ना कहीं सीएम साहब भी एक एनिमेशन के रूप में दिखा रहे हैं। तो ऐसे 70 वादे 70 झूठ, कौन से 70 वादे थे और कौन से 70 झूठ बोले, जनता जानना चाहती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन ये बात कह रहा है कि 70 वादे और 70 झूठ, क्योंकि मैंने ये गाना जो है नहीं सुना है और मेरे को इसकी नॉलेज नहीं है। आप अगर मुझे बताओ तो फिर मैं इसके बारे में आपको अगर कुछ आप बता पाऊं। YouTube पर ही डालोगे ये गाना तो आपको आ जाएगा 70 वादे 70 झूठ, और कहीं ना कहीं वादा तेरा वादा झूठा तेरा वादा। ये आप केजरीवाल जी के लिए कह रहे हैं कि हाँ, केजरीवाल जी, देखो मैं केजरीवाल जी के बारे में, मतलब शब्द नहीं होते जब इनके बारे में बोलना होता है ना, तो आदमी को अंदर से ना गुस्सा आता है। एज ए कार्यकर्ता नहीं, एज ए दिल्ली का मतलब सिटीजन होने के नाते, दिल्ली देश की राजधानी है और आज दिल्ली कहाँ है ये आप देख सकते हो। देखिए, मैं अगर अपने झड़ौदा वार्ड की बात करूं, अपनी बुराड़ी विधानसभा की बात करूं, आम आदमी पार्टी के विधायक है संजीव झा जी, और बताते हैं कि बहुत भारी मतों से ही इनको जिताया गया, बुराड़ी की जनता ने जिताया। ठीक है, आपका सम्मान है, आप जीते, आप विधायक बने, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती थी काम करने की। हमारे स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी जी विधायक रहे, वो जब यहां पर विधायक थे तो उन्होंने जो गलियां जरा सी भी मतलब टूटी हुई थी, उन सभी गलियों का निर्माण उन्होंने किया। लेकिन जैसे ही ये विधायक बने, इन्होंने एक ड्रामा चालू किया कि हम सीवर डालेंगे। वो पिछले 7 सालों से जब इलेक्शन आते हैं तो वो सीवर डलने शुरू होते हैं और जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं वो सीवर बंद हो जाते हैं। सारी गलियां तोड़ के इन्होंने डाल दी। तोड़ने के बाद वो सारा, देखो मैं इसमें एमसीडी को जोड़ना चाहता हूं, ये लोग एमसीडी को बदनाम करते हैं। इन्होंने क्या किया, वो सीवर तोड़े, उसके लिए रोड, वो सारा का सारा मलबा जो है नालियों में भर दिया। नालियों में भरोगे तो नालियां ब्लॉक हो जाएंगी। उसका आरोप इन्होंने किस पे लगाया कि एमसीडी काम नहीं करती। एमसीडी क्या काम करे, ये काम तुम्हारा था, तुम्हारे ठेकेदारों का था कि वो अगर मलबा नालियों में भर रहे हैं तो उसको निकलवाने की जिम्मेदारी आप लोगों की थी। अगर मैं बात करूं, हमारे यहां पर एक फ्लड का नाला निकलता है, मैं खुद पोल खोल अभियान चला चुका हूं। उस पोल खोल अभियान में मैंने आज से लगभग 2.5-3 महीने पहले उस नाले पे मैंने दिखाया कि कितना कूड़ा होता है। छोटी छोटी नालियां उसी नाले से मिलके और वो बाहर निकलता है। फ्लड का नाला है जो विधायक के अंडर आता है, उस नाले की आज तक सफाई नहीं की गई है। अगर मैं अभी आपको लेके चलूं तो वो नाला उसी तरह से, वहां पर पन्नियां, कूड़ा करकट दुनिया भर का वहां पर भरा हुआ है। अगर मैं बात करूं यहां पर पानी की, तो पानी इन्होंने, आज आप अगर पानी पी के देखें तो आप कहोगे कि पानी पीने लायक नहीं है। पीने लायक तो छोड़ो, उसमें आप हाथ मुंह भी नहीं धो सकते, इतना गंदा पानी हमारे झड़ौदा वार्ड और बुराड़ी विधानसभा के अंदर आता है। राशन कार्ड इन्होंने नहीं बनाए हैं, विधवाओं की पेंशन नहीं दे रहे हैं, बुजुर्गों की पेंशन नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं ना कि कौन सा वादा ये विधायक संजीव झा और इनकी केजरीवाल सरकार ने पूरा किया है। हाँ, इन्होंने अगर कुछ किया है तो हिंदुओं को दबाकर कहीं ना कहीं एक स्पेशल कौम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। क्या हिंदू पंडित जो मंदिरों में बैठते हैं, उन्होंने आपको वोट नहीं दिया था? उनसे आपकी क्या दुश्मनी थी और है और रही, जो आप उनको कुछ ना देकर, मान लिया उनको आप कुछ गुजारा भत्ता ही दे देते, आप मौलवियों को 20-20 हजार 24-24 हजार रुपए सैलरी दे रहे हैं, किस बिहाफ पे दे रहे हैं? ये जनता सब देख रही है। और ये पैसा जो है ना आपके पिताजी का नहीं है, ये जनता का पैसा है, जो अपने खून पसीने की कमाई से एक एक रुपया करके वो टैक्स भरते हैं। उसके बाद आपके पास ये पैसा आता है और आप इसका मिसयूज नहीं कर सकते हो। अभी आपने बोला काम, अभी आप बार बार वर्ड बोल रहे थे काम काम काम, तो वहीं अगर मैं बात करूं तो आजकल ना जनता को पता ही नहीं है कौन से काम निगम के पास है, कौन से काम एमएलए के। वो एमएलए का टोकरा निगम के सर फोड़ते हैं, निगम का टोकरा एमएलए के, और ये नहीं पता कि अगर कोई काम कोई करवा भी रहा है तो उसको रोका क्यों जा रहा है और किसके अंडर में आता है वो रोकने का काम। एक बार जनता को बता दीजिए कौन से काम ऐसे हैं। देखिए, सबसे बड़ी मैं बता दूं, अगर आप निगम की बात करो, निगम के बारे में जितनी नॉलेज मुझे है,
निगम के पास सीधा ये होता है कि आप वहाँ उसके जो कर्मचारी होते हैं वो लाल डोरों में सफाई कर सकते हैं, वहाँ की गलियां बना सकते हैं। उसके अलावा जो कच्ची कॉलोनियां हैं उनके अंदर वो सफाई भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद हमारे जो पार्षद हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की बात करता हूं क्योंकि सेवा ही संगठन है, ये बात हम लोगों को सिखाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वही कार्यकर्ता नेता बनता है, तो वो लोग अपने निजी फंड से भी और कैसे भी करके उन कॉलोनियों में अपने निजी कर्मचारी लगाकर सफाई कराने की कोशिश करते रहते हैं निरंतर। ये लोग क्या करते हैं और इनके लोग क्या करते हैं कि किसी भी तरह से परेशान करो। मैं अगर बात करूं निगम की ही, तो अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर आदरणीय आदेश गुप्ता दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, उनके नेतृत्व में 13,000 करोड़ रुपयों को लेकर दिन रात हम रोडों पर पड़े रहे। ठीक है, हमारे विधायक, हमारे पार्षद सीएम हाउस में बैठे रहे कि हमें फंड दे दीजिए ताकि हम जनता को सुविधा दे सकें। पिछले 2.5-3 साल से ये फंड देके राजी नहीं है, यानी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि एमसीडी बदनाम हो। अगर मैं बात करूं तो एमसीडी के अंदर मेन काम सिर्फ ये सफाई का आता है, और सफाई ना होने का सबसे बड़ा रीजन कई बार ये होता है, वैसे तो लगभग कोशिशें होती हैं और होती भी हैं सफाई, है ना, लेकिन उसके बावजूद ये क्या करते हैं, फंड नहीं देते हैं। जब फंड नहीं दोगे आप सैलरियां नहीं मिलेंगी, जब सैलरियां नहीं मिलेंगी तो कर्मचारी काम कहां से करेंगे। और जो इनके काम होते हैं, रोड हो, पानी हो, बिजली हो, राशन कार्ड हो, राशन हो, ठीक है, पेंशन हो, चाहे, लेकिन एक भी काम ये नहीं करते हैं ठीक से। आज एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक श्रम कार्ड, ई श्रम कार्ड के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ई श्रम कार्ड नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाई गई एक स्कीम है, ठीक है। उनकी स्कीम को ये कोशिश कर रहे हैं कि हम घर घर जाएं और उस स्कीम का फायदा हम ले। करते क्या है, ये नहीं बताते ये मोदी जी की स्कीम है, ये कहते हैं केजरीवाल जी की स्कीम है। अरे लेके आओ ना केजरीवाल जी स्कीम। अगर आप जनता को फायदा देना चाहते हो, आप सीएम हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप लाइए ना कोई स्कीम, जनता को दीजिए फायदा। नरेंद्र मोदी जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जनता को फायदा ना दें, पीएम उतने ही तुम्हारे हैं उतने ही हमारे हैं, लेकिन कम से कम देश के प्रधानमंत्री है, उनकी फोटो लगाकर आप ये बता तो सकते हैं ना कि ये मोदी जी का कि द्वारा लाई गई स्कीम है और इससे आम जनता को मोदी जी क्या फायदा देना चाह रहे हैं। अब कहीं हमने मुद्दों पे आपसे डिस्कस करी है, लेकिन अब बात करेंगे बहुत बड़ा देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और मुद्दा बना भी है क्योंकि हर मीडिया में चर्चित है और हमारे चैनल ने भी उसको दिखाया है। जब सालाना 1.5 साल हो गए किसान बैठे थे बॉर्डर पे, कड़कती धूप में, ठिठुरती ठंड में और तेज बारिश में, लेकिन कभी उनकी तरफ किसी को तरस नहीं आया समथिंग, पर मोदी जी को तरस आया और उन्होंने उस पर एक कड़ा फैसला लिया और आज वो अपने घर में दीप जला के बच्चे बैठे हुए अपने बच्चों के साथ किसान। लेकिन वहीं जब मोदी जी वहां से आ रहे थे तो उनको काफी देर तक रोका गया और कहीं ना कहीं उन पर हमला करने की भी कोशिश की। तो उस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने ये करवाने की कोशिश की? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, वो जब से प्रधानमंत्री बने हैं वो चोरों की आंखों में खटक रहे हैं। चोर इन द सेंस आप समझ सकते हो, जो भी ओपोजिशन है वो कहीं ना कहीं उन्होंने देश को गर्त में झोंकने का काम किया है। कांग्रेस को लगा लो, कांग्रेस के साथ जितने भी उनके दल रहे, जो उनके गठबंधन में रहे, सबने यही काम किया है। ये कोई मुद्दा ही नहीं था। देखो, किसान बिल लेके आए मोदी जी, उन्होंने लोकसभा में पास कराया, राज्यसभा में वो पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति जी ने मोहर लगाई और लगभग 15-16 दलों ने तो बिल्कुल सहमति उस पर जताई थी। उसके बाद वो बिल आया, ठीक है। कांग्रेस लगा लो, ये केजरीवाल जी लगा लो, या कोई भी पार्टियां लगा लो, इन सब ने लोगों को बहकाने का काम किया कि इससे आपकी जमीनें छीन जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब झूठ बोलने का इन्होंने काम किया। किसी तरह से उनके भीतर जो है आक्रोश भरा और वो लोग जो है रास्ता रोककर बैठे रहे। लेकिन निरंतर मोदी जी उनसे बात करने की कोशिश उन्होंने की, करते रहे कि आप इसको समझिए, ये आपके बेनिफिट के लिए है। लेकिन ठीक है, लोगों को नहीं समझ में आया। होता है कई बार बच्चा शरारत कर रहा होता है, माँ बाप को पता है कि बच्चा, अगर देखो कोई गर्म चीज रखी हुई है, बच्चे को, माँ बाप को पता है वो उसको हाथ लगाएगा, उसका हाथ जल जाएगा, लेकिन कई बार बच्चा नहीं मान रहा होता है, तो फिर माँ बाप यही करते हैं, ठीक है इसको हाथ ही लगाने दो। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देखा कि लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो हो सकता है, देखिए बिल ये बहुत अच्छा था, फायदा देने वाला था किसानों को। ये जितने लोग बैठे थे ये आम किसान नहीं थे, ये सब आड़ती थे, ये सब पार्टियों के कार्यकर्ता थे। लेकिन उसके बावजूद मोदी जी ने क्षमा भी मांगी और उन्होंने कहा ठीक है, हम अपनी बात को समझाने में नाकामयाब रहे, हम आपको इस बिल को अच्छे से समझाएंगे। मैं आपकी दूसरी बात का जवाब दे दूं हिमानी जी,
जो अभी कांग्रेस ने घटिया हरकत की, देखिए प्रधानमंत्री हैं देश के, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आपकी दुश्मनी नरेंद्र मोदी जी से हो सकती है, आप रखिए, जिस टाइम वो अपनी कुर्सी पे ना हो ना, क्योंकि आप ये नीचता करते आए हैं, आप कोशिश करना, मैं आपको कहता हूं आप कोशिश करना, देश का कानून आपको देखेगा। लेकिन आज वो देश का गर्व है, देश का गौरव है, विश्व में आज डंका बज रहा है भारत का, ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की अपनी मेहनत, और उन्होंने जो एक प्रण लिया है कि देश को जो है विश्व के अंदर बड़ा नाम करके देंगे, तो उसके लिए वो कोशिश निरंतर कर रहे हैं। आज पूरी विदेश की मीडिया थूक रही है कहीं ना कहीं कि आपके देश में आप ही के सीएम और आप ही की एक ऐसी पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी, जो ऐसी नीच हरकत करती है। उस दिन पूरा बड़ा षड्यंत्र था, देखिए था क्या षड्यंत्र, भी मैं आपको बता देता हूं हिमानी जी। वो षड्यंत्र सीधा सीधा ये था कि मोदी जी वहां पर जाएं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई चिड़ीबाज नहीं है कि कोई भी आएगा और उनके ऊपर उंगली उठा के चला जाएगा। वहां पर एसपीजी के कमांडो थे, हमारी भारतीय सेना के जवान थे मोदी जी के साथ। अगर वो चाहते तो एक मिनट में जो है वो जितनी भीड़ वहां पर, यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या और पार्टियों के कार्यकर्ता थे जो ये खालिस्तानी थे ना, इनको एक मिनट में वहां पर ढेर कर सकते थे। लेकिन ये मोदी जी का ही बड़ा दिल था कि उन्होंने सख्त निर्णय नहीं लिया, क्योंकि ये कांग्रेस चाहती थी कि वहां पर गोलियां चले। उन लोगों पर जैसे ही गोलियां चलेंगी, 2-4 लोग मरेंगे, हमारी राजनीति जिंदा हो जाएगी, जगह जगह दंगे भड़काएंगे और मोदी जी की छवि को खराब करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, मोदी जी कोई राह चलते बच्चे नहीं है, वो इस देश का गौरव है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। ये नीच हरकत ना करें, आपकी इन्हीं नीच हरकतों की वजह से हमने 2 प्रधानमंत्री अपने देश के खोए हैं। अब बात करेंगे युवाओं की, क्योंकि आप ऐसा युवा नेता हैं। जब हम देखते हैं कि अब इलेक्शंस आ रहे हैं, तो यूथ बोलती है कि हमको एक ऐसा युवा चाहिए, एक ऐसा यूथ चाहिए जो यूथ के साथ कंधे से कंधा मिला के चले, क्योंकि यूथ तो हर बड़ी बड़ी समस्याओं पे बात की जाएगी, हर टॉपिक्स होते हैं, लेकिन कभी किसी ने यूथ की तरफ, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम की बात करें, चाहे उनकी रोजाना जिंदगी की बात करें, चाहे उनकी कोई नई प्लानिंग की या नई नीति बनाने की बात करें, नई योजना बनाने, तो यूथ के लिए कभी किसी नेता ने बात नहीं की। लेकिन वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कोई नया फेस, नया चेहरा है, तो उनके लिए आपके वार्ड में आपके अलावा कोई नहीं है। यदि पार्टी मौका देती है आपको, तो आप अगर उतरते हैं मैदान में, तो ऐसा यूथ होने के नाते और एक नेता होने के नाते, युवा नेता होने के नाते, आप किन मुद्दों को लेके लड़ेंगे और ऐसी कौन सी स्पेशलिटी उनको देंगे जो आज तक किसी ने उस मुद्दे पे या उस टॉपिक पे बात नहीं की? देखिए मानी जी, मैं युवाओं को रिप्रेजेंट करता हूं, तो सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी है। देखिए खूबसूरती यही है कि यहाँ पर कोई भी मतलब किसी को भी मौका मिल सकता है। ये लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की, इससे हम लोगों को बड़ी तसल्ली है, हम बड़े संतुष्ट रहते हैं। कोई पार्टी मौका देगी नहीं देगी, वो एक समय बताएगा, दे या ना दे। हमने पद पे रहते हुए भी और बिना पद पे रहते हुए जनता की सेवा करनी है, क्योंकि सेवा ही संगठन हमारी पार्टी हमें सिखाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं युवाओं की, देखिए अब मैं इसको भी केजरीवाल जी, मैं बताना चाहता हूं, केजरीवाल जी ने कहा था युवाओं को रोजगार दूंगा। एक भी नौकरी अगर केजरीवाल जी आपने निकाली है दिल्ली के अंदर, तो बता दीजिए, दुनिया भर के पद यहां पर खाली पड़े हैं, टीचर की वैकेंसियां यहां पर खाली पड़ी हैं, और आप पंजाब में जाकर कहते हैं मैं टीचरों की भर्ती करूंगा। आप यहां पर दारू के ठेके खोलते हैं, किस लिए? कि यहां का जो युवा है वो नशे में झोंक दिया जाए, उसके बाद ना वो नौकरी की मांग करेगा ना वो पढ़ाई की मांग करेगा। आप पंजाब में जाते हैं, आप कहते हैं मैं नशा मुक्त कर दूंगा। ये कैसी राजनीति केजरीवाल जी आप कर रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं युवाओं के लिए मुझे कुछ करने का कभी मौका मिले, या आज भी मेरे पास मौका है, तो सबसे पहले सीधी बात है कि अपने वार्ड के अंदर एक भी ठेका दारू का नहीं खोलने दिया जाएगा। और हिमानी जी आप इस बात की गवाह हैं कि लगभग 5 प्रदर्शन मैंने अपने युवा साथियों को साथ लेकर इस दारू जो शराब नीति है केजरीवाल की, इसके खिलाफ किया कि हम एक भी ठेका झड़ोदा वार्ड में नहीं खोलने देंगे। और आप देख रहे हैं कि अधिकतर जगह पर दारू के ठेके खुले हैं, झड़ोदा वार्ड में एक भी ठेका आज नहीं खुला है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि युवा कहीं ना कहीं आज हमारे युवा भटक रहे हैं। भटकना इन द सेंस कि ये
इनको स्टडी जो है ना ठीक से मिल नहीं पा रही। देखो कहीं ना कहीं पैसे का भाव होता है, जो मिडिल क्लास है या जो अपर क्लास है वो पढ़ लेता है, लोअर क्लास अपने बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा पा रहा है। कोशिश ये होगी कि उनको वहीं पर जो है कुछ फ्री कोर्सेज दिए जाएं जिससे वो अपनी स्टडी करें, और जब एजुकेशन जब मिलती है तो उसके बाद अपने आप जो है युवा देखिए एक बेस चाहिए होता है, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि युवा एक वो नाजुक पेड़ की तरह होता है ना, जिसको आप हाथ मारोगे वो गिर जाएगा, वो बहक जल्दी जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, उनको लालच देते हैं, या लालच का सीधा सीधा ये होता है कि उनको शराब पिलाएंगे जी, उनको चिकन खिलाएंगे जी, और उनको जो है सही मुद्दों से भटकाकर और कहीं ना कहीं उनको गलत रास्तों पर ले जाएंगे। हम अपने वार्ड के अंदर ये नहीं होने देंगे। युवाओं के साथ कोई भी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो युवाओं की फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकती है, उसको नहीं खेलने दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल, क्यों, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, समय का ध्यान रखते हुए आपको भी जाना होगा। एक सवाल ये है कि जो युवा 2022 में 18 के पूरे होंगे, क्योंकि हमारे देश का कानून कहता है कि 18 से ऊपर के हों या 18 के भी हो तो आप वोट अपना मताधिकार यूज कर सकते हैं और मत दे सकते हैं। तो वो जो 18 साल के अब होंगे 2022 में, तो किस चीज को ध्यान में रखें और किस चीज को ना दें, और अपना नेता स्वयं चुने, उसको चीज में ध्यान रखने के लिए तो क्या इंस्ट्रक्शंस देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब युवा होता है पहली वोट जब वो डालता है ना, तो उसको बड़ा मतलब उत्साह होता है वोट डालने का। और देखिए आज मेरे भारत का जो युवा है ना, वो जागरूक युवा है। वो युवा नहीं है जो एक बोतल पे अपनी वोट दे दे या 400-500 रुपए पे अपनी वोट दे दे, वो युवा नहीं है, वो देखता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप ये देखिए, हो सकता है कुछ परेशानियां आज हमारे सामने आ रही हैं, आप देखिए सबसे पहले कि कौन पार्टी जो है इस देश के बारे में सोच रही है, किस पार्टी ने इस देश के हित के लिए हमेशा काम करने की कोशिश की है और की भी है। अगर मैं बात करूं, देखो मैं तो सीधी सी बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी युवाओं से मेरी अपील है कि आप युवा होने के नाते अगर प्रथम वोट डालने जा रहे हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी को देना, और सिर्फ 2-4 चीजों को ध्यान में रखना कि राष्ट्र पहले है। ठीक है, ये पार्टियां, आपने केजरीवाल को भी देखा है, जब हमारे जवान बॉर्डर पर शहीद होते हैं तो ये लोग उनके मतलब खून पर भी जो है कहीं ना कहीं सवाल उठा देते हैं, और एक भारतीय जनता पार्टी है जो उन शहीदों के लिए हमेशा नमन करती है और उनके साथ खड़ी रहती है। अगर मैं बात करूं राम मंदिर की, तो ये एक मुद्दा बना रखा था कांग्रेस ने, या और जो ये पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको खत्म किया, और हमें हमारे राष्ट्र का गौरव राम मंदिर तोहफे स्वरूप हमें दिया है। इस बात को आपने हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आप इस चीज को अग्री करते हैं ना कि जो राम को लाएगा हम उसको लाएंगे, बिल्कुल, दिल्ली में भी हम तो भगवा लहराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत।